अस्सलामुअलैकुम। कुछ पहले का बैकग्राउंड ये है कि मैं लाहौर में एक मदारसी इमाम के तौर पर काम करता हूँ और साथ ही जिन्नात के मामलात का माहिर भी हूँ। मेरे काम ज़्यादातर लोगों के घर जाकर उनकी मदद करना होता है जो समझते हैं कि उनके घर में कोई गायबी कुव्वत या जिन का असर है। मैं वहाँ जाकर जायज़ा लेता हूँ, दुआ और वजीफ़ा करता हूँ और अगर ज़रूरत हो तो मामला अपने मोहतरम मुफ्ती साहब तक ले जाता हूँ जिनके अंडर काम करता हूँ मैं। कभी कभी तो मामला छोटे ही होते हैं और वो मैं ख़ुद ही हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन अगर मामला बड़ा हो तो मुफ्ती साहब को बुलाना पड़ता है। मैं हर वक्त ये ध्यान रखता हूँ कि जब तक मैं अपनी आँखों से कोई चीज़ ना देख लूँ मैं उसे सबूत नहीं मानता, चाहे सामने वाला कितना भी यकीन से बताए। ये काम बहुत नाजुक है क्योंकि यहाँ नफ्सियाती और गायबी दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। ये वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब मुझे लाहौर के एक लोकल ग्रुप में एक आदमी का पैगाम मिला जो अपने घर के अजीबोगरीब हालात से तंग आ चुका था। उसकी परेशानी देखकर मैंने उससे रब्ता किया और उसके घर चला गया। घर नया था, वैसे पुराना हॉरर मूवी वाला मंजर नहीं था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। घर के मालिक इतने अरसे से अजीब वाक़यात देख रहा था कि उसका ज़हनी दबाव हद से ज़्यादा बढ़ गया था। घर में 1 साल का बच्चा भी था, इसलिए सबसे पहले मैंने उसकी परेशानी कम करने की कोशिश की। उसने बताया कि घर में दरवाज़े अपने आप खुल बंद हो जाते हैं, चीज़ें अलमारियों से गिर पड़ती हैं, रोशनी यानी जो बल्ब वगैरह होते हैं वो खुद ब खुद जलने बुझने लगते हैं और कभी औरत की चीख सुनाई देती है। उसका छोटा बेटा कभी कभी घर के कोनों की तरफ देखता रहता है, एक की तरफ। मैंने उसका नफ्सियाती टेस्ट भी करवाया जो सिर्फ शदीद परेशानी का सबूत देता था, लेकिन कोई और ज़हनी बीमारी नहीं थी। अपनी पहली तहकीकात में मैंने एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जो कभी कभी मैं ब्लैंक केस में यूज़ करता हूँ। जब मैं गैराज में गया तो एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। गैराज में एक कार खड़ी थी जो उसके दोस्त की थी, जो कुछ अर्सा पहले रोड एक्सीडेंट में मर गया था। मरने से पहले इन दोनों का आपस में एक झगड़ा भी हुआ था। मैंने अपना मोबाइल उस कार पर रखा और ऐप चलाने दी। कुछ देर बाद ऐप बार बार एक ही नाम ले रही थी। मैंने क्लाइंट से पूछा कि क्या वो किसी इस नाम के बंदे को जानता है। माज़रत में उसका नाम आपको शेयर नहीं कर सकता। उसने बताया कि हाँ, वो उसकी दादी का नाम था जो अपनी जान ले चुकी थी। मैंने गैराज में दुआ की कि अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। दुआ के बाद जब दरवाज़ा खुला तो उसके बेटा हाथ हिलाकर कह रहा था, बाय। कुछ हफ्ते बाद उसने दोबारा बुलाया कि गैराज तो ठीक हो गया है लेकिन बाकी घर में अब भी मसला है। इस दफ़ा जब मैं आया तो बेडरूम में गर्मी के बावजूद सर्द हवा चल रही थी, जैसे एक सर्दी नुमा टेम्परेचर था वहाँ। मैंने एक वजीफ़ा किया जिसमें मुझे बार बार 2 जुमले सुनने को मिल रहे थे, तो मजाकिया हो और हम 5 हैं। ये पैटर्न हर मिनट रिपीट हो रहा था। मैंने पूरे घर में अमल शुरू किया। दुआ के दौरान 2 अजीब वाक़यात हुए। पहले वो दीवारी क्रोच जो मैंने क्लाइंट को दिया था अपनी कील से गिर गया। दूसरा, जब मैं बेडरूम से सीढ़ियों की तरफ आया तो सीढ़ियों के बीच में लगे शीशे में मैंने एक लंबी औरत देखी जिसने नीला फूलों वाला जोड़ा पहना हुआ था। मैं समझा कोई रिश्तेदार आया होगा, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शीशे में दोबारा देखा तो वो भी गायब हो चुकी थी औरत। जब मैंने क्लाइंट से सीढ़ियों का जिक्र किया तो उसने कहा, हाँ, कभी कभी एक लंबी औरत सीढ़ियों पर होती है, कदमों की आहट सुनाई देती है। उसने कहा कभी कभी वो ऊपर से उसके बेडरूम में देखती है, लेकिन उसने हमेशा उसे सिर्फ कोने की नज़र से देखा है, कभी सामने रूबरू नहीं। मैंने फ़ौरन सीढ़ियों पर भी दुआ की, चीज़ों और पानी का छिड़काव किया। मुझे शक था कि क्लाइंट की एक जवान कज़न जो अक्सर रात को रुकती थी वो काला जादू किया करती थी और छोड़ी हुई इमारतों का शक रखती थी। शायद उसने अनजाने में कुछ ऐसा यहाँ पर इस घर में ला दिया होगा जो नहीं लाना चाहिए था। मैंने पूरा घर, हर कोना और हर दीवारों पर दुआ की और तावीज़ भी दी उन्हें रखने के लिए। 5 दफ़ा ये अमल करने के बाद आखिरकार घर का मामला ज़रा ठंडा हुआ, यानी ख़त्म होने लगा। क्लाइंट ने मुफ्ती साहब तक बात ले जाने की कोशिश की, सोचा, लेकिन फिर डिसाइड किया कि मसला खुद ही कंट्रोल में रहने दें। आखिर मैं कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें वहाँ रुक जाती हैं जहाँ उनका रुकना ज़रूरी नहीं होता, और कभी कभी हमें उन्हें रास्ता दिखाना पड़ता है।
ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तकरीबन 2 साल पहले हुआ। मैं बचपन से अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करता रहा हूँ। पहले ये बता दूँ कि मैं कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता हूँ, समंदर के करीब। यहाँ आमतौर पर कुछ ख़ास अजीब नहीं होता, लेकिन जब मैं लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ तो या तो वो यकीन नहीं करते या बस कह देते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसमें मैं भी उनको कुछ कह नहीं सकता, वो जो मर्ज़ी सोच सकते हैं मेरी कहानी को लेके। एक और बात जो ज़रूरी है बताना, मुझे बहुत सख्त ओसीडी है जो कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती है। जब मुझे ये समझ आया कि कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी कहानी बतानी चाहिए। ये वाक़या तब का है जब मैं 16 साल का था। मुझे आज भी वो रात कल की तरह याद है। ये गर्म और पुरसकून गर्मी की रात थी। जुम्मे का दिन था और उस वक्त मेरी कुछ ज़हनी हालत ठीक नहीं चल रही थी और मेरी ओसीडी ने मुझे और बेचैन कर रखा था। उस रात मेरे 2 दोस्त अली और हमज़ा मेरे घर रुकने आए। हमज़ा का अक्सर मेरे घर रुकना होता था, लेकिन अली का आना बहुत कम होता था। लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि हम तीनों एक जगह इकट्ठे हुए थे। हम अपने कमरे में बैठे स्कूल की छोटी मोटी चीज़ों पर बात कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि वक्त कैसे गुजारा जाए। हम बेवकूफ़ नौजवान थे, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम क्लिफ्टन बीच पर जाके पानी में छलांग लगाएंगे। मैं पहले ही कह दूं कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक काम है, लेकिन हम पहले भी ऐसे करते आए थे। रात का मौसम भी बेहतरीन था। हम तैयार हुए और निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो आम दिनों के मुकाबले लोग वहाँ ज़्यादा थे। हमने फिर भी अपनी मस्ती शुरू की। कुछ दफ़ा छलांग लगाने के बाद हमने वापस जाने का सोचा। जब हमज़ा अपनी चीज़ें समेट रहा था तब अली ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, भाग, चलो जल्दी भागकर घर पहुंच जाते हैं और हमज़ा को डरा देते हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सच में ये मज़ेदार तो था। मैंने उससे कहा, ठीक है, क्यों नहीं। जब हमज़ा बेपरवाह अपनी चीज़ें उठा रहा था, हम दोनों ने भागना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से हमज़ा ने हमें पीछे भागते हुए नहीं देखा। हम जल्दी से मेरे घर पहुँचे और फ़ौरन अंदर घुस गए। अली ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बोला, चल सोफ़े के पीछे छुप जाते हैं। हमने 5 मिनट तक इंतज़ार किया। अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था और आसपास हर जगह खामोशी थी। जब हमज़ा घर के अंदर आया तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। सब कुछ एकदम से बिल्कुल खामोश हो गया। फिर हमने देखा कि हमज़ा सीधा मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा है। मुझे पता है तुम दोनों यहीं हो, उसने कहा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसी वक्त हमें उसकी चीख सुनाई दी, रुको, तुम कौन हो। मेरे और अली के पैर एकदम जम गए। हमज़ा की आंखें खौफ से फट चुकी थीं। हमज़ा, क्या हुआ, क्या देखा तूने उस कमरे में। हमज़ा ने थरथराते हुए कहा, मुझे नहीं पता भाई, कोई कोने में खड़ा हुआ है। मैंने उससे पूछा, मजाक तो नहीं कर रहा ना। उसने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। मेरी रग रग में एकदम से ठंडक दौड़ गई थी। मुझे हमज़ा की आदत का पता था, ये बंदा झूठ नहीं बोलता। मैंने धीरे से अपने बंद कमरे की तरफ देखा। मैंने सोचा मुझे देखना तो पड़ेगा। मैं फ़ौरन किचन की तरफ भागा और वहाँ से सबसे बड़ी छुरी उठा ली। जब मैं वापस आया तो अली और हमज़ा मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं अपनी अकल खो बैठा हूँ। हमज़ा ने कहा, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, पुलिस को बुला लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, पहले खुद देखता हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा पकड़ा, गहरी सांस ली और ज़ोर से अंदर घुसा। जल्दी से लाइट ऑन की, कमरा बिल्कुल खाली था। मुझे गुस्सा आया, हमज़ा यार तू पागल हो गया है, यहाँ कोई नहीं है। हमज़ा बोला, यार मैं कसम से सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ किसी को देखा था। हमज़ा ने सिर्फ यही कहा और वहाँ से और बिना कुछ कहे चल दिया और सीधा लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। अली का चेहरा भी एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे महसूस होने लगा कि घर में कोई और भी है।
एक रात मैं सर्फिंग से वापस आया और अपने लैपटॉप पे वीडियोस देखने लगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई लिविंग रूम से चलकर हॉलवे में आ रहा है। उस वक्त घर में सिर्फ मैं था। मैंने वीडियो पॉज की और धीमी सी आवाज़ में कहा, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, इसलिए मैंने बेसबॉल बैट उठाई और धीरे से लिविंग रूम की तरफ चला गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरी ओसीडी ने मुझे और बेचैन बना दिया था। तभी दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक हुई। मैं एकदम से उछल पड़ा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा, मेरी माँ सामने खड़ी हुई थी। बेटा, मैं बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। माँ, मुझे लगा घर में कोई है, आपने मुझे डरा दिया। इस घर में उसके बाद भी अजीब चीज़ें होती रहीं। एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ रहना नामुमकिन हो गया। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मैंने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे आप लोगों को कोई सलाह देनी हो तो ये कहूँगा, ये चीज़ें सिर्फ आपकी जहनी हालत का फ़ायदा उठाती हैं। ये तब तक आपके पास रहती हैं जब तक आप अंदर से टूट ना जाएं। कोशिश करें कि खुद पर काबू रखें और अगर ये हालत हो जाए तो बस वहाँ से निकल जाएं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बचपन का एक वाक़या है जो ज़िंदगी भर के लिए मेरे जहन पर नक्श हो गया। शायद दूसरे वाक़यात के मुकाबले में ये ज़्यादा खौफनाक ना लगे, लेकिन हर एक लम्हा मुझे आज भी याद है। तब मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। हम नए घर में शिफ्ट हुए थे जो इस तरह बना था कि मेरे वालिद का कमरा जो कि मेरे कमरे से काफ़ी दूर था। एक रात मेरी नींद खुल गई और दोबारा नींद नहीं आ रही थी। ऐसी हालत कभी कभार होती थी, शायद आपके साथ भी होती हो। दिल बेचैन होने लगा और अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। मैं बिस्तर से उठकर अपनी बहन के कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं बीच रास्ते में था तो अपने कमरे की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी मुझे। मैं पलट कर देखा, मेरे वालिदैन ने उस एरिया के बल्ब को ऑन रखा हुआ था, जिसकी रोशनी से मेरा पूरा बिस्तर नज़र आ रहा था। मैंने देखा कि बिस्तर के ऊपर वाली चादर धीरे धीरे तकियों की तरफ सरक रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर ठीक कर रहा हो। फिर नीचे, फिर ऊपर। ये सब इतना तेज़ी से हो रहा था कि मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मुझे अपने कानों में दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। मैं इतना डरा हुआ था कि एक कदम भी और चल नहीं पा रहा था। मैं अपनी बहन का नाम लेना चाहता था, लेकिन मुंह से जैसे अल्फाज ना निकल रहे हों। मुझे अभी तक चादर के वो हल्के सब्ज रंग याद हैं, तकिए का वो अंदाज याद है और हाथों पर बालों का खड़ा हो जाना महसूस होता है मुझे। आखिर में जब सब कुछ जैसे अल्फाज कहना मुश्किल हो गए तो मेरे मुंह से सिर्फ एक खौफनाक चीख ही निकली। मेरी बहन भागती हुई हॉलवे में आई। उसने बस मुस्कुरा कर कहा कि शायद तुमने सपना देख लिया होगा, बड़ी बहन ऐसी ही होती है। फिर उसने कहा कि जाओ सो जाओ। मैं वापस अपने कमरे के बजाय वालिदैन के कमरे में गया और उनके बिस्तर के साथ ज़मीन पर सो गया। उसके बाद मैंने काफ़ी अरसे तक अपने कमरे की रोशनी बंद करके सोने की कोशिश नहीं की। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम बिलाल है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। फ़िलहाल मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन मैं गिलगित बल्तिस्तान में पला बड़ा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि ये इलाका कितना वीरान है तो सोचिए कि यहाँ के सबसे बड़ा शहर गिलगित है, जहाँ सिर्फ 2 लाख लोग रहते हैं। हम एक छोटी जगह पर रहते थे जो शहर के बिल्कुल किनारे पर थी। हमारे घर तक पहुँचने के लिए एक कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता था जो हाईवे से अलग होती थी और लगभग 1 किलोमीटर तक चलती थी। फिर एक खुला मैदान आता था जहाँ हमारा घर था। अब जब मैं कहता हूँ कि हमारा घर जंगल से घिरा हुआ था तो ये बात मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ। ये जंगल इतना बड़ा था कि शायद पूरी अंग्रेज़ी बादशाह से भी बड़ा हो। हर तरफ सिर्फ दरख्त और झाड़ियाँ थी। इतनी जगह थी कि अगर कोई लाश छुपा दे तो कभी ना मिले। हम यहाँ 1994 में आए जब मैं सिर्फ 7 साल का था। 2 साल बाद मेरा छोटा भाई
दानियाल पैदा हुआ। मुझे याद है मैं अक्सर अपने कुत्ते शेरू के साथ बाहर खेला करता था। वो एक लैब्राडोर था और अक्सर मेरे साथ ही होता था। जब भी मैं जंगल में चक्कर लगाने जाता या जब मैं और मेरे अब्बू नदी में मछली पकड़ने जाते, वो हमारे साथ ही होता था। ये वाक़या 1995 की गर्मी के दिनों का है। मैं और शेरू हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड में थे। इस रास्ते पर मैं पहले भी गया था, लेकिन कभी ज़्यादा दूर नहीं गया था। सिर्फ 5 मिनट चलने के बाद शेरू अजीब सी हरकत करने लगा। उसने गुरगुराना शुरू कर दिया। मैं उससे पूछता रहा कि शेरू क्या हुआ। उसने मुझे अजीब नज़र से देखा और फिर सीधा घर की तरफ भाग गया। शेरू वापस आओ, मैं ज़ोर से चीखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो भागता हुआ जंगल से निकल गया। मुझे लगा शायद वो बीमार है। मैं सिर्फ 7 साल का था जब, इसलिए मैंने इस बात को एक ख़तरा नहीं समझा और उस रास्ते पर चलता रहा। कुछ और मिनट चलते चलते मुझे वापस जाने का ख्याल आया। शेरू के बिना मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता था। मैंने झुककर एक लकड़ी उठाई और मैदान की मिट्टी में एक बड़ा एक्स बना दिया, ताकि जब भी वापस आऊं तो मुझे याद रहे कि मैं कितनी दूर तक आया था। जब मैं मुड़कर वापस जाने लगा, मुझे कुछ अजीब देखा। मुझे लगा कि मुझसे लगभग कुछ काफ़ी दूर दरख्तों के बीच एक लड़की खड़ी है। वो मेरी ही उम्र की लग रही थी, लंबे स्याह बालों वाली जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने एक नीली और सफ़ेद रंग की फ़्रॉक पहनी हुई थी। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ ज़मीन की तरफ इशारा किया और फिर धीरे से भागते हुए जंगल में गायब हो गई। मैं वहाँ रुक गया। पूरे इलाके में सिर्फ हमारी फैमिली रहती थी। मैं यहाँ बचपन से था, लेकिन कभी किसी और को जंगल में नहीं देखा था। एक पल के लिए मुझे डर नहीं लगा, सिर्फ हैरानी हुई। मैं उस जगह गया जहाँ वो खड़ी हुई थी। वो किस तरफ इशारा कर रही थी। मैंने नीचे झुककर मुर्दा पत्ते हटाए। वहाँ मिट्टी के अंदर एक जूती दिख रही थी। मैंने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और उसे बाहर खींच लिया। एक पुरानी स्नीकर थी, बच्चों की साइज़ की। मेरे 7 साल के दिमाग में एक ख्याल आया, शायद ये लड़की जंगल में अपनी जूतियाँ खो बैठी हो, और अगर मुझे दूसरी भी जूती मिल गई तो मैं घर जाकर इसे अम्मी को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ताकि हम उस लड़की को ढूंढ सकें और उसकी जूती वापस दे सकें उसे। मैंने सोचा कि शायद एक और जूती मिल जाए, इसलिए मैं मज़ीद मिट्टी हटाने लगा। मुझे कुछ सख्त महसूस हुआ। मुझे लगा कि शायद दूसरी जूती होगी, इसलिए मैंने मिट्टी को और ज़्यादा खोदना शुरू कर दिया। मैंने एक आखिरी बार मिट्टी हटाई और जो देखा उसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं धीरे से पीछे हटा। मेरे सामने मिट्टी में 2 आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने एक इंसान की खोपड़ी देखी थी। मैं इतना डर गया था कि सीधा घर की तरफ भागने लगा। रोते रोते मैं सीधा अम्मी के पास आया, जो किचन में थीं, और उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन कहा कि वो अब्बू को बताएंगी जब वो काम से वापस आ जाएंगे। अगले दिन मैं अब्बू को उस जगह ले गया। मैं सिर्फ रास्ते पर रुका रहा, जबकि अब्बू ने उस जगह देखा जहां मैंने कल खुदाई की थी। उन्होंने देखने के बाद कहा, हमें वापस घर चलना चाहिए और पुलिस को बुलाना चाहिए। करीब 2 घंटे बाद हमारे घर के बाहर कई पुलिस गाड़ियां थीं। मुझे कई साल बाद पता चला कि उन्होंने वहाँ एक लड़की की पूरी हड्डियाँ निकाली, जो कि तकरीबन 15 साल से लापता थी। मैंने पुलिस और अपने वालिदैन को बताया कि मैंने एक लड़की को देखा था जो मुझे उस जगह से इशारा कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मैं बस एक बचपन की कहानी बना रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उस लड़की को ना देखता तो मैं उस जगह मिट्टी हटाने का सोचता भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की एक रूह थी जो चाहती थी कि कोई उसकी हड्डी को ढूंढे, ताकि उसके माँ बाप को उसका इंतज़ार ख़त्म हो सके, उनका सुकून मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा जब मैंने साया देखा था तो मेरी उम्र 12 साल थी। मैं अपने कमरे में सो रहा था जिसमें 2 बिस्तर थे।
मेरा छोटा भाई जो कि एक पर सोया हुआ था और दूसरे पर मैं। रात के बीच में मेरी आंख अचानक इस एहसास से खुली कि जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। जब मैंने कमरे के इधर उधर देखा तो मैंने उसे देखा, लंबा स्याह साया मेरे बिस्तर के पाँव की तरफ खड़ा हुआ था, बस मुझे देख रहा था। उसका कोई चेहरा, कोई नक्श नहीं था, बस एक सिलवट सी थी। मैंने पलकें झपकाईं, समझा शायद मेरी सोच का वहम हो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और जो भी था वो गायब हो चुका था। शायद मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा हो। फिर मैं नींद में डूब गया। सुबह मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सिर्फ एक ख्वाब था, बुरा ख्वाब, मगर मैं दिल में जानता था कि ये हकीकत थी। सालों बाद मैं एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गया और ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इस दफ़ा मैं अकेला नहीं था, मेरा बड़ा भाई और मैं एक कमरे में रहते थे। एक रात हम दोनों एक ही वक्त में जाग गए। कमरे के कोने में वही साया खड़ा हुआ नज़र आया। हम दोनों उसे घूरते रहे जैसे लंबे अरसे तक वक्त ही रुक गया हो हमारा। मेरा भाई उसे पूछने लगा, तुम कौन हो? मगर वो चुप रहा, बस देखता रहा। फिर अचानक वो गायब हो गया। उस रात के बाद हमने इस बारे में बात नहीं की, मगर मैं जानता हूँ कि मेरा भाई भी उतना ही डरा हुआ था जितना मैं उस घर से निकल गया, मगर साया मेरे साथ ही रहा। जैसे मैं अपने नए फ्लैट में भी उसे देखने लगा। आमतौर पर रात को मेरे कमरे के कोने में खड़ा होता, जैसे वो कभी कुछ करता नहीं था, बस देखता रहता था। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये नींद का फालिज है, लेकिन ये सब कुछ इतना हकीकी लगता था कि इनकार नहीं कर सकता था मैं इन चीज़ों से। मेरा कुत्ता जो मेरे बिस्तर के पाँव की तरफ सोता था, अक्सर उसी कोने की तरफ घूरता रहता था, घुर्राता और भौंकता जैसे उसे कुछ दिख रहा हो जो मुझे नहीं दिख रहा। मैं बस जम जाता और इंतज़ार करता कि कब वो चला जाए। एक रात मैं और मेरा रूममेट ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे कि अचानक पूरा फ्लैट ठंडा हो गया। हम दोनों ने एक ही वक्त में महसूस किया और एक दूसरे की तरफ देखा। मैं समझ गया कि वो भी डरा हुआ है, और मगर हमें इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। फिर मेरी आँख के कोने से मुझे वो नज़र आया, साया कॉरिडोर में खड़ा हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मेरा रूममेट शायद महसूस कर गया, क्योंकि उसने मुझसे पूछा, तुमने भी देखा? मैंने सिर्फ सर हिला दिया। हम दोनों चुप बैठ गए, इतनी डरे हुए थे कि हिला तक नहीं जा रहा था हमसे। घंटों जैसे ज़ाया करने के बाद वो गायब हो गया और कमरे का दर्जा हरारत वापस ठीक हो गया। उस रात हम दोनों मुश्किल से सो पाए। आखिरी दफ़ा जब मैंने उसे देखा तो वो सबसे ज़्यादा खौफनाक था। मैं पढ़ाई के सिलसिले में एक दूसरे शहर शिफ्ट हो चुका था और नए फ्लैट में भी। सोचा कि शायद अब वो पीछे रह गया होगा, मगर शायद उसने मुझे जैसे वहाँ भी ढूंढ लिया हो। एक रात मेरी आंख कमरे के किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ से खुली। आंख खोली तो वो वापस मेरे बिस्तर के पाँव की तरफ खड़ा हुआ था, इस दफ़ा पहले से ज़्यादा करीब, सिर्फ चंद कदम दूर। उसकी मौजूदगी का बोझ, हवा का वज़न महसूस हो रहा था, और मैं जानता था कि ये ख्वाब नहीं है। मैं अपने दोस्त को जगाना चाहता था, मगर मेरा जिस्म जैसे फालिज हो गया हो। वो साया घंटों तक वहाँ खड़ा रहा, फिर अचानक गायब हो गया। मैंने गहरी सांस लेकर होश संभाला तो मेरा दोस्त जाग गया और पूछा, तुम ठीक हो? मगर मैं कुछ कह नहीं सका, बस कपकपाते हुए बैठा रहा। जानता था कि चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, साया मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अब मैं रोज़ाना अपने लिए दुआ करता हूं और रोज़ाना कुरान पढ़ता हूं। इस मामले में 2-3 तावीज़ भी लिए मैंने मौलाना साहब से। इसके बाद से कुछ ऐसे वाक़यात मेरे साथ होना कम हुए हैं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।